जो कि बच्चियों की तालीम यानी लड़कियों की तालीम के सिलसिले में है। मेरा नाम रियाज कमलानी है। मैं TCF के साथ यानी सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हूँ और आज मॉडरेटर का किरदार अदा करूँगा। इब्तिदा में सबसे पहले कुछ तारुफ़ात करवाना चाहूँगा हमारे पैनलिस्ट का। सबसे पहले नादिया नबीवाला साहिबा। नादिया मुख्तलिफ काम करती रही हैं। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से ग्रेजुएट करा, उसके बाद USAID में काम कर चुकी हैं, अमेरिकन सेनेट के साथ काम कर चुकी हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में US फॉरेन पॉलिसी पढ़ा चुकी हैं, स्कूलों में पढ़ा चुकी हैं और उसके साथ साथ डॉन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में मुख्तलिफ जगह एक जर्नलिस्ट की हैसियत से काम कर रही हैं। तो ये इनका माशाअल्लाह कम उम्र में बहुत सारा तजुर्बा तालीम से जुड़ा हुआ रहा है। मगर असल बात जिनको आज इसके लिए उनको आज यहाँ बुलाया है वो ये कि ये पली बढ़ी है अमेरिका में, मगर इनका दिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो अमेरिका छोड़ के अब पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान में ही रहती हैं और बच्चियों की तालीम के लिए कुछ काम करना चाहती हैं। नादिया नबीवाला। हमारी दूसरी मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सानिया सईद साहिबा यहाँ मौजूद हैं। सानिया सईद साहिबा से आप सब वाकिफ़ होंगे। इनके बहुत मायनाज कुछ इस तरह के प्लेज हैं जो कि मेरे ख्याल में लोगों की याददाश्त में नक्श हुए हुए हैं। सितारा और बहरुन्निसा, औरत वगैरह वगैरह बहुत सारे काम कर चुकी हैं। मगर आज इनके आज होने की यहाँ पे वजह यह है कि इनका तालीम से बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है। इन्होंने सिंध के देही इलाकों में जाके बच्चों के साथ काम किया है, तालीम से मुताल्लिक माज़ूर बच्चों के साथ काम कर चुकी हैं। और जो दूसरी बात जो कि सबसे अहम है वो ये कि इनके काम में एक मकसदियत है, चाहे वो उनके प्लेज हों, चाहे जो भी काम हो, उसका माशरती कदरों के लिहाज से एक मकसद हमेशा रहा है और वही मकसदियत जो है उनके हर काम से झलकती है। तो हमें उम्मीद है कि आज इनकी वजह से बहुत अच्छे ख्यालात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सानिया सईद साहिबा। हमारे जो दो अगले मेहमान हैं वो आपके लिए कदरे अजनबी हैं, मगर मैं चाहूँगा कि वो ख़ुद अपना तारुफ करवाइए। सिदरा सलीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा सलीम है और मेरा ताल्लुक़ कराची की एक छोटी सी कच्ची आबादी नेम्ड इब्राहिम गोट से है, जो सोहराब गोट के पीछे वाक़या है और जहाँ मैं पैदा हुई और पली बड़ी। मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो स्कूल की दी सिटीजन्स फाउंडेशन से हासिल की, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल मैट्रिक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1998 टिल 2009। उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट जो है वो PCHS कॉलेज से किया। फिर मेरा एडमिशन डाउ मेडिकल कॉलेज में हुआ ऑन मेरिट और अभी 2017 में मैंने अपना थैंक यू और 2017 में मैं डाउ से ग्रेजुएट हुई हूँ, जिसकी वजह से मेरे नाम के साथ प्रीफिक्स डॉक्टर ऐड हो गया और करेंटली मैं अपनी हाउस जॉब कर रही हूँ सिविल हॉस्पिटल में। दैट इज़ अबाउट इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैतून करीम है। मैं TCF अलमनाई हूँ। मेरा नाम जैतून करीम है। मैं TCF अलमनाई हूँ। TCF बिटाई आबाद सेकेंडरी जो कि एयरपोर्ट के पीछे एक कच्ची आबादी है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। TCF से मैंने अपना मैट्रिक किया, उसके बाद इंटरमीडिएट अपना प्राइवेट करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से उर्दू लिटरेचर में अपना मास्टर्स किया। उसके बाद और दौरान तालीम ही जो है मैंने TCF के साथ और दीगर इदारों में बहैसियत मौल्लिम टीचर काम किया और इसके अलावा जो है फिर मैंने दादा भाई यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर कुछ वक्त काम किया। पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज में मैंने जो है बहैसियत लेक्चरर काम किया। उसके बाद फिर अपने शहर से मैं निकल गई बलूचिस्तान की तरफ, जो है थोड़ा सा मैं काम करना चाह रही थी। तो फिर ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर मैंने 3 साल बहैसियत लेक्चरर काम किया और उसके बाद फिर बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेजेस में मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ तो मैंने लोरालाई में बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरालाई में बहैसियत लेक्चरर काम किया और उसके बाद फिर खुजदार में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। 1 साल मैंने खुजदार में काम किया और अभी रिसेंटली मैं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज हब चौकी में बहैसियत लेक्चरर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ। और उसके साथ साथ जो अपनी तालीम का काम कर रही हैं वो भी बताती चलिए। जी, तालीम के हवाले से अभी जो है फ़िलवक्त मैं MPhil लीडिंग टू PhD की स्कॉलर हूँ। मेरा जो मौजू है वो बलोची, चूँकि मेरा ताल्लुक़ बलोच घराने से है तो बलोची और उर्दू अदब का जो तकाबुली जायज़ा है वो मेरा मौजू है। और बलोची और उर्दू अदब के अफ़साने का तकाबुली जायज़ा मेरा मौजू है इस वक्त। और
इसके अलावा जो है मैं पाकिस्तान US एलमनाई नेटवर्क की एलमनाई हूँ, क्योंकि टीचिंग एक्सेलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम के थ्रू मैं अमेरिका एक फ़ेलोशिप के सिलसिले में भी होकर आई। हम पूरे पाकिस्तान से 40 टीचर्स गए थे, जिनमें से ग्वादर से मेरा सिलेक्शन हुआ। अब पाकिस्तान US एलमनाई नेटवर्क ग्वादर चैप्टर से फिर मैं एक्सचेंज एम्बेसडर सेलेक्ट हुई, और एक्सचेंज एम्बेसडर की ड्यूटीज़ के तौर पे जो ग्वादर के या बलूचिस्तान के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के अलावा जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ या कैरियर काउंसलिंग के ही हवाले से हम लोग तालिब इल्मों को तैयार करते हैं। खुसूसन हम उन इदारों में जाते हैं जहाँ पर गर्ल्स कॉलेजेस या गर्ल्स स्कूल में हम ज़्यादा जाते हैं, ताकि लड़कियों को ज़्यादा हम फ़ायदा पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया जैतून। तो ये तो मुख्तसर सा तारुफ था हमारे पैनलिस्ट से। आज की गुफ्तगू का कसीर हिस्सा हम उर्दू में ही रखेंगे, मगर मैंने नादिया का जिस तरह आपसे तारुफ करवाया कि पली बढ़ी अमेरिका में ही है, उर्दू बहुत अच्छे से समझती हैं, बोलने की आजकल मश्क जारी है इनकी, मगर इनके साथ कुछ सवाल जवाब हम अंग्रेजी में रखेंगे। तो नादिया, स्टार्टिंग ऑफ, वी हियर अ लॉट अबाउट द क्राइसिस व्हेन इट कम्स टू स्कूलिंग, particularly for girls in Pakistan, and there are varying reports around that there is a crisis, that there isn't, that the dimensions of the problem have to do with access, with quality, with a multitude of variables. Educators, is there a crisis? If so, what are the dimensions? So this is something that was very surprising to me. I've approached looking at education in Pakistan as a journalist and as a researcher. So I've talked to a lot of experts, and what they've told me is that parents in Pakistan are not opposed to girls' schooling. They're not. So when you see girls who are out of school, it's often because of real challenges that they face in getting to a school. So for example, there was a survey done by Pew a few years ago, and it found that 75% of parents in Pakistan believe that education is equally important for boys and for girls. And another 5% said that it's more important for girls than for boys. So that leaves a very small minority of 17% of parents in Pakistan who actually believe, that education is important for boys, not for girls. But the thing is that you do still see a gender gap in Pakistan, and the gender gap is about 10%. And this 10% is masking disparities across Pakistan. So what you see is that in cities, it's almost equal, the number of boys and girls that are in school in Punjab and Sindh. When you get to rural areas, and especially when you get to KP and you get to Balochistan, that's where you see wide gaps between boys and girls. So it's as high as 30% in rural Balochistan. And when you average together the 2% gap in Lahore and cities in Punjab and Sindh with the rural in Balochistan, you get a 10% gap. So the logical question is, what's the difference here? Why is this happening? Why are certain girls being put in school and certain girls aren't? And what you see that the difference is, it's the access to a school. Our stigma is not on education for girls, but it's on mobility for girls. So you have to solve the mobility issue, and then parents can realize and girls can realize, the aspiration that they do have to go to school. Thank you, Nadia. So essentially, what you're saying is a question of access, and that parental involvement or parental interest is something that's changed. सानिया, इस पे आपकी तरफ आता है कि अगर हम ये कहते हैं कि बुनियादी मसला बच्चियों के लिए स्कूल की रसाई या स्कूल की पहुंच है, और उसके साथ साथ वालिदैन का रवैया जो है इसमें कलीदी अहमियत रखता है, तो एक आर्टिस्ट की हैसियत से आपने ख़ास तौर पे जितना स्ट्रीट थे किया, आपके पाकिस्तान में बहुत अच्छी नज़र है कि माशरे में क्या होता रहा है। ख़ास तौर पे मुझे अंदाज़ा है आपने सिंध के दही इलाकों में जाके तालीम के इदारों के साथ ख़ास तौर पे काम किया है, तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या वाकई रसाई का मसला है, और साथ साथ वालिदैन के जो रवैये हैं आज कहाँ हैं, पहले कहाँ थे, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि रसाई का मसला है, और ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है कुछ इलाक़ों में, क्योंकि स्कूल या तो इतने दूर हैं कि वहाँ पहुँचना मुश्किल है, या रास्ता ख़तरनाक है। मुख्तलिफ़ तरह के उसमें मसाइल हैं जो हम सब जानते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है वालिदैन के रवैये में, वो ये है कि लड़कियों को स्कूल जाना तो चाहिए, लेकिन अगर उनको चूज़ करना पड़े बेटा या बेटी में, तो बेटे को भेज देंगे, बेटी को नहीं भेजेंगे,
बेटे को अंग्रेज़ी स्कूल में भेजेंगे अगर वहाँ पे ये सहूलत मौजूद है, बेटी को नुक्कड़ वाले स्कूल में भेज देंगे। तो ये सही है कि ये बहुत हम बहुत दूर आ गए हैं जहां हम आज से 15-20 साल पहले खड़े थे, लेकिन अभी भी ये डिस्पैरिटी अभी है। दूसरी चीज़ ये कि हमें तालीम की अफादियत की क्लैरिटी नहीं है हमें कि क्यों तालीम हासिल करनी चाहिए, इसकी क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तालीम हासिल करना नौकरी या पैसे से जुड़ा हुआ है। तालीम हासिल करना सिर्फ तालीम की खातिर, सिर्फ इस राइट की खातिर, ये मेरा हक़ है, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, मुझे ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इक्विप करना चाहिए, मुझे एम्पावर करना चाहिए तालीम के साथ, ये अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है। शहरी इलाक़ों में यकीनन है, लेकिन और बेहतर हुई है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, लेकिन उसका एक्सपोजर भी ज़्यादा है, उसके मौक़े भी ज़्यादा हैं, उसके लिए सपोर्ट भी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप शहरों से बाहर जाते जाएंगे ये कम होता जाएगा अभी भी, बावजूद इसके कि जो मैं 20 साल पहले देखती थी और जो मैं आज देखती हूँ उसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन हम जहाँ भी गए हैं, हमने जहाँ थिएटर किया है, हमने एक सीरियल शूट किया था, वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ अ होल ईयर हमने 98 में शूट किया था, एक साल में था वो। और जो हमारा देही इलाक़ों में जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है उसका वो एक एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस था, एंड इट वाज आई थिंक द ओनली डॉक्यूड्रामा दैट हैज़ एवर बीन मेड इन पाकिस्तान इन एजुकेशन। उसमें ये एक हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ़र्स्ट हैंड मिली, क्योंकि वहाँ जो रिहायशी थे, जो गांव के अपने लोग थे, वही उसके एक्टर्स भी बन गए इवेंचुअली। क्योंकि जब ये टीचर जाती है उनसे बात करने और उनको कन्विंस करने, तो उन्हीं की छोटी छोटी कहानियाँ भी हमने उठाई, उन्हीं की वो ओरिजिनल हैं वो कैरेक्टर्स। उनमें से किसी ने हमें कभी नहीं कहा कि बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा भेज नहीं सकते, दूर है, या जब ये 7वीं 8वीं पढ़ लेगी तो फिर इसकी शादी का मसला हो जाएगा। ये भी कहा हमें कि अगर ये ज़्यादा पढ़ लेगी तो इसकी शादी नहीं होगी, ये मसला है। लेकिन औरतें ये बात समझती हैं कि उनको अपनी बेटियों को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए। बट आई थिंक इट इज़ अस हु आर फेलिंग आवर चिल्ड्रन, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। हम एजुकेशन उन तक नहीं पहुंचा पा रहे, इट इज़ इनसफिशेंट। वो जहाँ कहीं पहुँच भी रही है इट इज़ इनसफिशेंट, और जहाँ कहीं पहुँच भी रही है मोस्ट ऑफ इट इज़ इररेलेवेंट। जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के साथ अलाइंड नहीं है, उन्हें उसमें अपनी ज़िंदगी की बेहतरी का उस तरह स्कोप नज़र नहीं आता। जो एग्रीकल्चरल इलाके हैं जहाँ जिनका बेसिक पेशा एग्रीकल्चर है, उनके लिए वो कैसे एप्लीकेबल है कोर्स जो आप कराची शहर में पढ़ाते हैं? एक यूनिफॉर्म तालीमी स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड, it has to be revised every 4-5 years, and it has to go forward with the changing atmosphere of the place that you're talking about. ज़ाहिर जब वो लोग एक कदम आगे जाएंगे तो आप अपना एजुकेशन सिस्टम भी एक कदम आगे ले जा सकते हैं। हमने उस पर कोई काम ही नहीं किया है। There are not enough teachers. वो लोग जो इसी तालीमी निज़ाम से पढ़कर निकले हैं वो बहुत कम, उनमें से माजरत के साथ बहुत कम अच्छे असातिज़ा बन सकते हैं, क्योंकि आप तो बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते, आप तो बच्चे के लेवल पर नहीं आना चाहते, आप तो बच्चों को अपने लेवल पर लाना चाहते हैं। वो क्या सोच रहा है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उसकी इमेजिनेशन क्या है, उसका ख्वाब क्या है, आप तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। आप तो उसको वो सबक पढ़ाना चाहते हैं जो आपने पढ़ लिया तोते की तरह। So we are failing our kids. So I'm sorry, लंबा हो गया, but yeah. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। जो आपने जिक्र किया कि वी आर फेलिंग आवर किड्स, यानी मसला रसाई का भी है। वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, चाहे देही इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, मगर वो रसाई होना और उस रसाई में मेयार होना
ये दोनों वाजिब हैं। आपने जिक्र किया 1998 का, और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि आपने कहा 1998 में आप केजी में गई थी। तो नहीं, मैं बल्कि जब आपने मुझे कहा तो अचानक मेरे अंदर ना एक रोशनी सी फूटी। मैं कहा यस यस, वही वाला। आई वाज रियली हैप्पी। अच्छा, तो भाई ये पॉलिसी का जिक्र कर रही हैं नादिया, सानिया अपने बहुत तजर्बे से जिक्र कर रही हैं, मगर आप उसके बीच में हैं। आप वो बच्चे हैं जिनके ऊपर ये काम हुआ है। तो आप बताइए, आपके इलाके में रसाई किस तरह रही? पहले क्या था, फिर स्कूल बनने से क्या हुआ? आपके घर में कौन है? वालिदैन के रवैये का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वालिदैन का रवैया क्या रहा? भाई बहन कौन है? तो इलाके के बारे में, रसाई के बारे में, ख़ानदान के बारे में बताएं। मेरे वालिद जो हैं उनका ताल्लुक़ नौशहरा फ़िरोज़ के एक छोटे से गांव से था। वो वहाँ से कराची जो हैं वो मेरी पैदाइश से कुछ अर्सा पहले ही आए थे। तो जिस इलाके में हम लोग आए थे वहाँ पे कोई स्कूल की बिल्डिंग दूर दूर तक नहीं थी। मेरे वालिदैन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम और मायारी तालीम हासिल कर सकें। तो जो मेरी बड़ी बहन है, जब उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई तो स्कूल काफ़ी दूर था, लेकिन अब्बू लेकर जाते थे उन्हें, और उन्होंने अपनी इनिशियल कुछ ईयर्स जो थे वो वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की। लेकिन फिर जब दी सिटीजन्स फाउंडेशन की बिल्डिंग हमारे इलाके में बनी तो उसके बाद से हम सब बहन भाइयों ने जो है वो वहीं उस स्कूल से पढ़ा। और मेरे वालिदैन जो हैं उन्होंने ना सिर्फ हम लोगों को वहाँ जाने के लिए फ्री हैंड दिया, बल्कि उन लोगों ने हर किसी को ये एक शऊर दिया कि बच्चों को जो है वो पढ़ाना ज़रूरी है। अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में एट दिस स्टेज बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो सिविल सर्वेंट है, और वो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम कर रही हैं। मेरे भाई जो हैं वो IBA से ग्रेजुएट हैं और अभी वो वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं। फिर मैं हूँ, फिर मुझसे मेरी छोटी बहन है, वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में BSc ऑनर्स कर रही है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और मेरा छोटा भाई जो है वो हबीब यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। तो मैंने अपने शऊरी तौर पर और लाशऊरी तौर पर जो है वो मैंने डिफरेंट बिहेवियर्स देखे हैं। एक बिहेवियर वो देखा है जब दूर दूर तक स्कूल नहीं था, और एक बिहेवियर वो देखा है जब स्कूल मौजूद था। तो मैं ऐसे सैकड़ों नाम मेरे जहन में आ रहे हैं जो स्कूल की रसाई की वजह से एटलीस्ट उन्होंने मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल की, और अगर वो स्कूल वहाँ नहीं बनता तो वो लोग वहाँ तक जाकर तालीम हासिल ना कर पाते। इसलिए लोग एजुकेशन से डरते हैं, इसलिए स्कूल नहीं बनने देते। इन द लास्ट 35 years, how many schools have been built by the state? It has been, the society has taken on this responsibility of education, of health, of most of the things. ये तो सोसाइटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ना, TCF को भी सोसाइटी सपोर्ट कर रही है ना, आप सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। इसलिए डरते हैं, इसलिए तालीम की रसाई नामुमकिन बनाई जाती है। तो जहाँ जहाँ तालीम पहुँचती है वहाँ वहाँ वो एक वॉर, एक जंग की तरह पहुँचती है और पहुँचाई जानी चाहिए। इट शुड बी डन ऑन वॉर फुटिंग, इट इज़ अ वॉर। बिल्कुल सानी साहिबा कि ये मसला जो है जिसमें रियासत का वाज़ेह किरदार है, मगर जिस तरह सिद्धा ने जिक्र किया कि एक स्कूल से जो तब्दीली आती है वो बहुत वाज़ेह है। तो दूसरा इसमें हिस्सा था वो था वालिदैन का किरदार। और जैतून आपकी तरफ आना चाहूँगा कि एक आपके इलाके में जिस तरह इनसे मैंने पूछा क्या स्कूल का सिलसिला रहा, आपके घर में कौन कौन है, और वालिदैन का किरदार ख़ास तौर पे आपने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा और उसके बारे में क्या राय होगी? मेरे जो इलाका है जिससे मेरा ताल्लुक़ है, मैंने बताया कि एक कच्ची आबादी थी। तो जो लोग हैं वहाँ के ज़्यादातर मज़दूरी जी मज़दूरी जो है उनका पेशा है,
खुद मैं अपने घर में बड़ी हूँ और मेरे वालिद साहब जो हैं आप देखिए ज़रा फ़र्क के जो है मेरे वालिद साहब तालीम के हक़ में नहीं थे हमारे, और मेरी वालिदा ने जो है उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करके, हालांकि वो भी कोई तालीम याफ्ता खातून नहीं थी, लेकिन जो उनका अपना शऊर था उसी की बुनियाद पर वो ये समझती थी कि मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा होगी, मेरे बच्चे जो है कुछ कर सकेंगे। और वालिद साहब की मुखालफत और झगड़े, लड़ाई झगड़े के बावजूद जो है हमेशा वो हमें पढ़ाती रहीं, और जो है उन्हीं की वजह से जो है फिर हम आगे तक हमेशा, अब तक भी जो है अभी तक ये सूरत हाल है, अभी तक भी हमारे यहाँ ये सूरत हाल मौजूद है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ुद मेरे वालिद साहब भी इन चीज़ों की अहमियत को ताहाल नहीं समझ सके हैं, कदरे बेहतर हुए हैं उनके नज़रियात इस हवाले से, लेकिन ये सारी स्ट्रगल जो हम अभी भी कर रहे हैं इसके पीछे मेरी वालिदा हैं जो कि एक गैर तालीम याफ्ता खातून है, मैं हूँ। और घर का अगर मैं तारुफ़ करवाऊँ सर तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद जो है मैं अभी एमफिल लीडिंग टू PhD की तालिबा हूँ और लेक्चरर हूँ इसके साथ, और मेरे बाद जो है मेरी एक छोटी बहन सोशियोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और उनके बाद जो है उसके बाद मेरे भाई ने इकनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही ग्रेजुएशन किया, और फिर उसके बाद जो है वो अभी एक छोटी सी जॉब जो है ईरान में कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर हमारा ताल्लुक़ ईरान से है, तो वहाँ पर हैं वो इकनॉमिक्स से रिलेटेड फील्ड में एक जॉब कर रहे हैं। उसके बाद मेरी एक बहन जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही हैं, और एक बहन जो है मेरी अभी रिसेंटली बॉटनी में मास्टर्स कर चुकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। और इसके अलावा जो है एक छोटे से भाई हैं, ग्रेड 8th में हैं, उसके लिए हम बहुत अच्छा, ख़ुद से ज़्यादा अच्छा फ्यूचर चाहते हैं इंशाल्लाह। और ये जो भी मेरे बहन भाई हैं, चूँकि मैं पहली थी कि अपने ख़ानदान में मैंने मास्टर्स किया, मैं पहली थी जिसने शहर से बाहर जॉब की, जिसने जॉब की एज ए लेक्चरर काम किया, इन सब के पीछे जो है चूँकि मेरे वालिद साहब की वो माशी हैसियत भी नहीं थी, इन सब ने TCF से पढ़ा। ये हमारे लिए पढ़ना, स्कूल तक जो रसाई हमारी हुई ये TCF की वजह से ही हुआ है। तो TCF का हमारे घर के करीब होना बहुत दूर नहीं था, एक अच्छा स्कूल करीब था, और दूसरी ये बात थी कि जो असातिज़ा थी TCF में फ़ीमेल टीचर्स को लिया जाता है, फ़ीमेल टीचर्स पढ़ाती हैं। ये बात मेरे वालिद साहब को पसंद थी, जिस पर उनकी मुखालफत कम हो जाती थी कि फ़ीमेल टीचर हैं, तो ये चीज़ भी सपोर्ट करती है। तो इस तरह से उन्होंने भी अपनी तालीम TCF से मुकम्मल करने के बाद हम जहाँ जहाँ जिस जगह हैं, इसके साथ साथ जो है इसमें मेरा भी हाथ है कि मुझे जो एक मौका मिला तो मैंने वो जो बाकी मेरे बहन भाई थे उनको सपोर्ट किया, और हम जो कुछ जो है आगे भी हम इंशाल्लाह जो है इस सिलसिले में यही चाहते हैं कि ख़ास तौर पर जो इस तरह के इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बलूचिस्तान में भी TCF के स्कूल हैं, पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इंटीरियर्स में, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। TCF सिर्फ कराची में नहीं, अंदरूनी मुल्क में जो इन इलाकों में बलूचिस्तान में या KPK में काम कर रहा है, तो उससे हम जैसे लोग जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। Shukriya Zaitun. Nadi, coming back to you, there seems to be a puzzle that there are pieces to it. Access is one piece, gender parity is another. There are quality components around that as well. So, in terms of research in Pakistan abroad, are there any anchors, any particular examples that come to mind where this puzzle kind of comes together? And firstly, what are the pieces of that puzzle that need to come together for girls' education to work? Yeah. So I think the question is, what is the puzzle? When you put it together, what does it look like? And we're here talking about girls' education. Why are we talking about girls' education? And I think we're talking about it because there's an assumption that girls are discriminated against when it comes to accessing education. What we've been discussing is that this is overcomable, and it has been overcome largely. And I can tell you, it's what Sanya, I love how Sanya jumped to her experience and what she knew, because I think you'll find that what you know and your experience is very different from the narrative that we have. So, when we talk about girls' education, we're talking about enrollment. And I can give you a formula for enrollment. How do you get a girl in school? And that is that you take the school, and actually TCF is a very good model of this. They cracked it in the 90s because they faced parents who didn't want to put their girls in school. And there are other good examples as well. But you take the school to the girl. You make it a safe space for girls by hiring women. And this is why a lot of private schools, the low-cost private schools that charge 200, 300 rupees a month, will only hire females. And then
You also have to think about affordability, which is also what Sanya pointed out. You saw a huge growth, you saw an 8 percentage point growth in girls going to school in Sindh when incomes rose to the level of Punjab. So girls went up by 8% and boys went up by 2% in a 3-year period. So you can adjust these things, but enrolling girls is not going to give you a sidra or a zaytun. It's not. And that's when what this puzzle looks like is a quality education. It's a meaningful education. And that is where we are failing. And we don't have a slogan for it. Our slogans are about girls, they're about the budget, they're about creating primary schools. But you get a girl in school, we can easily enroll children. We can't keep them there. And we can't get them to have a useful education that gives them something in life, that makes them citizens, that makes them people, that allows them to fulfill like these incredible things that these 2 girls have done. And that's the puzzle that we need to figure out. We have schools, how do we make them deliver education? They're not the same thing. So on the puzzle, the couple of things that you mentioned was one around having female teachers and the other around quality. Start with the female teachers thing. So Sidra, 98 में जब बचपन से शुरू किया, कुछ ना कुछ रोल मॉडल सामने रहे होंगे, कुछ लोग जिनकी तरफ आप देखती होंगी कैसा बनना है, वो कौन थे, बचपन में कौन थे, और अब जब बड़ी होती गई तो किस किस्म के लोग हैं जो सामने? बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो इतने रोल मॉडल्स मौजूद नहीं थे जिन्हें मैं शायद आइडियलाइज़ कर पाती। लेकिन जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मेरे स्कूल टीचर्स और मेरे वालिदैन जो हैं वो उस वक्त मेरे लिए एक बहुत अच्छे रोल मॉडल्स थे, क्योंकि मैं अपनी पर्सनैलिटी को पर्सनली तौर पर जो है वो उनकी तरह डेवलप करना चाहती थी। और बहुत कुछ उस लेवल पर जो है वो उन लोगों ने जो सिखाया वो मुझे अब भी याद है, जो कि मुझे एक अच्छा इंसान बनने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एट दिस लेवल जो मेरे रोल मॉडल हैं वो पर्सनली तौर पर जो है अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो मैं अभी भी अपने वालिदैन को जो है उन्हें ही रोल मॉडल कंसीडर करती हूँ, क्योंकि जो पेशेंस और जो एंथुसिज्म पढ़ाने के लिए मैंने उनमें देखा वो मुझे किसी और में कभी इतना नज़र नहीं आया, ये शायद वो मैं देख नहीं पाई। और अपने प्रोफेशनल के तौर पर मैं बहुत सारे अनलिमिटेड डॉक्टर्स हैं जिन्हें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर मैं आइडियलाइज़ करती हूँ और उनकी तरह बनना चाहती हूँ। उनमें से 1-2 के नाम जैसे डॉक्टर अज़रा रज़ा, डॉक्टर खालिद महमूद, उनका नाम मैं लेना चाहूँगी। और उनको जो है वो मैं फ्यूचर में मैं उनकी तरह ख़ुद को काम करते हुए देखना चाहूँगी। जो दूसरा जिक्र जैतून अभी हो रहा था वो था मेयार के बारे में। आपने माशाल्लाह खुद पढ़ा, आप पढ़ा भी रही हैं। तालीम में अमूमी तौर पे अगर मेयार का जिक्र किया जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके ख़्याल में अहम हैं तालीम के लिए इन जनरल, मगर ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम के लिए, कौन सी वो 1-2 चीज़ें जो आपके ख़्याल में बहुत अहम हैं? मैं जो है इस हवाले से कि तालीम के हवाले से क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ुद मैं एक मौल्लिम हूँ और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। मुझे जब मैं TCF में गई तो उससे पहले मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो जिसमें क्लास में 70-80 बच्चे होते थे और मैं सबसे आखिर में बैठा करती थी और टीचर्स से मुझे बहुत डर लगता था। तो TCF में हम कम बच्चे थे, मुझे जो टीचर्स मिलती थी वो तवज्जो देती थी। यही बहुत होता है, आप बच्चों को जब शख्सियत की तरफ आते हैं थोड़ी सी उस पर तवज्जो देने लगते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी ये इस तरह के इलाके हैं उनमें आप बच्चे की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं। उस्ताद ख़ास तौर पे देता है क्योंकि उस्ताद एक बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। तो उन्होंने जो मेरी ज़ात पर तवज्जो दी, मैं पहचानी गई ये चीज़ जो है, फिर मेरे लिए वो उनकी जो शख्सियात थी, पढ़े लिखे वो लोग थे, वो जिक्र करती थी हमने यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। मुझे यही लगता था कि यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी भी जो है मैं ख़ुद भी बहैसियत मौल्लिम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ कि मेरी बच्चे की जो शख्सियत है, बच्चों की जो शख्सियात हैं उनको उभारा जाए।
ट्रांसफ़र जो नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र है या जो उसको इल्म देना है ये वाला, ये किताबें भी दे देंगी, ये तो गूगल भी दे देगा, लेकिन आप उसकी शख्सियत की तरफ अगर थोड़ी सी तवज्जो देंगे, उससे बात करेंगे, उसके थोड़ा सा जो है उसकी राय सुनेंगे, जानने से तो ये शख्सियात उभर के सामने आती हैं। ख़ुद मेरे पीछे भी यही बात है कि मेरे कुछ असातिज़ा ने इस तरफ तवज्जो दी, मेरी राय पूछी, तो मेरा एक विज़न बनता चला गया। तो इस तरीके से जो है बच्चे का एक विज़न बनता चला जाता है, उसकी शख्सियत सामने आने लगती है, का एक रुख मुतय्यन होता है। तो तालीम देने के हवाले से बहैसियत उस्ताद, मैं जिन जिन इलाकों में ख़ास तौर पर पढ़ाती रही हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है कि बच्चों की शख्सियात में थोड़ा सा एतमाद किया जाए, शख्सियात की तरफ उनकी तवज्जो दी जाए। सानिया जैतून ने जिक्र किया किरदार साजी का, शख्सियत बनाने का, और इन्होंने रोल मॉडल्स के बारे में बताया। पिछले 20 साल में अगर देखा जाए, 20-25 साल में, तो आपके ख्याल में हमारे माशरे में ये किरदार साजी के अमल पे क्या तवज्जो दी गई या नहीं दी गई है, और साथ साथ रोल मॉडल्स कौन हैं और कौन होने चाहिए? आपको क्या लगता है? आपके अंदाज से जवाब समझ में आ गया है, मगर आप कुछ बताइए। हमारे यहाँ जितना शख्सियत पे तवज्जो तो उस वक्त देंगे जब आप इस बात को अहम समझेंगे। अगर कोई रवैया आपके अंदर बिल्ड करने से या आपको कोई नई चीज़ सिखाने से, बताने से मेरा सामान नहीं बिकता, तो मैं उस पर तवज्जो नहीं देती। हमारे तालीमी इदारे भी ऐसे ही हैं, दुकानें ही हैं, फैक्ट्रियां हैं। बच्चा रट तो बहुत कुछ सकता है, बोलता भी बहुत अच्छा है, उसके पास अल्फाज बहुत सारे आ जाते हैं, मगर उसकी शख्सियत तो कुछ डेवलप नहीं होती, क्योंकि ना इतना वक्त है। वो किताबों में जो दफन करते हैं हम किंडरगार्टन में बच्चे को, तो मास्टर्स में ही निकालते हैं फिर उसको, लेकिन उसके उस वक्त रहता कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं, वो एक अल्फाज का अंबार होता है सिर्फ। उसने यहाँ से निकल के करना क्या है, किसको देख, कुछ सीखने के लिए किसकी तरफ देखना है, किस से इंस्पायर होना है, क्या क्वालिटीज, उसे किन क्वालिटीज की ज़रूरत है, ये तो कभी सिखाते ही नहीं हम अपने बच्चे को। और मेरे मुंह से बहुत अच्छे तारीफ़ी अल्फाज निकलने वाले थे, मैं माजरत चाहती हूँ उसके लिए। रहा सहा जो हमारी जो कसर है वो हमारी टेलीविज़न ने, हमारी फिल्मों ने, और अल्लाह मारे ये फेसबुक ने, ये सब कसर पूरी कर दी है। इजी सॉल्यूशंस जो आसानी से समझ में आ जाए, जो आसानी से हज़म हो जाए, उसी को रोल मॉडल बना लो, उसी को मशहूर कर दो, उसी के पीछे चल पड़ो। और इतना ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में इसको रिपीट किया जाता है कि आप चाहें या ना चाहें आपके जहन पे वो नक्श तो होता है। हमने सब ऐसे लोगों को हीरो बनाया who are always talking about war, who are talking about hatred, who are talking about discrimination. हमने उन लोगों को हीरो बनाया, टेलीविज़न की भी अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, और माजरत चाहती हूँ मैं, मेरा मीडियम है और हम ही लोग करते हैं, हमने ऐसी ख़वातीन के रेफरेंस में ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी कि मैं तो कहती हूँ कि इट्स अ कंस्पिरेसी, it's a conspiracy against all our girls. आपने उन ख़वातीन को हीरो बनाया, उन्हें नेक परवीन अच्छी औरत बनाया जो कुछ नहीं करती, जिसकी कोई बैकबोन नहीं है, जिसकी कोई एस्पिरेशंस नहीं है, जो अपने लिए कभी खड़ी नहीं होती, वो सिर्फ कुर्बानी देती है। उसमें और बकरे में कोई फर्क नहीं होता। आपने उसको हीरो बनाया है और आप उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं, ये दोनों बच्चियां तो लाहौल वाला खुद अस्तगफार डॉक्टर ही बन गई वो तो जाके। ये कभी कहानी देखी है आपने टेलीविजन पे? टेल मी ऑनेस्टली, वेयर आर दीज टू गर्ल्स इन योर मीडिया नैरेटिव? वेयर आर दे? इट्स अ कंस्पिरेसी, दे हाइड दीज women behind the women who do nothing. और वो अंदर इतना बड़ा इंटरनल स्ट्रगल है to tell these stories, to be able to bring these girls out. It's a big war inside the media also,
नहीं सुनाने देते आपको ये कहानी? कहाँ हैं वो लड़कियां जो पहाड़ चढ़ रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं, कहाँ से उठ के कहाँ जा रही हैं, जो कल बलूचिस्तान बदलने वाली हैं लड़कियां? बलूचिस्तान का जो हाल आप न्यूज़ में सुनते हैं और जो वहाँ के आपको एक तस्वीर कशी हो रही है, ये तस्वीर कहाँ है? तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने बच्चों को ये हाँ, एक तो हम उसको कॉन्शियसली देखना सीखें और हम अपने बच्चों को ये बताएं कि इस झांसे में नहीं आना। जो तस्वीर तुम्हें रिपीटेडली दिखाई जा रही है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करो, और वही लोग हैं तुम्हारे हीरोज, और वही उन्हीं लोगों से होना है इंस्पायर। सो ये भी हमको अपने स्कूल्स में ये एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है, विच आई एम श्योर TCF ऑलरेडी इज़, बट बाकी स्कूल्स में भी यहाँ पे आई एम श्योर और भी लोग हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते होंगे, असातिज़ा भी होंगे। वी नीड टू डेवलप दिस एटीट्यूड इन आवर चिल्ड्रन। दे हैव टू लर्न टू सी बियॉन्ड द पिक्चर, बियॉन्ड what is obvious, beyond what is constantly being told to you। मुझे तो कोई एक बात इतनी बार कहे, इतनी बार जमा के, तो मैं तो वैसे ही मशकूक हो जाऊँ। मैं कहूँ क्या चक्कर है, यही बात क्यों कह जा रहे, कुछ और है, कोई बात तो है। You know, so where is that divine suspicion that we need to develop in our children, that ability to question, that ability to look beyond। तो हमने तो कुछ काम नहीं किया इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली, और जो खुद निकल रहे हैं वो सब खुद रॉ पौधे हैं, वो खूबसूरत से खुद रॉ फूल पत्ते। मगर शायद उम्मीद इसी से जुड़ी हुई है कि इन्हीं को अगर सामने लाया जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। Absolutely. Now this slightly different tangent coming towards you. Another piece of the narrative is this is about money. Developed countries spend a lot of money when it comes to building schools, when it comes to putting girls in schools. We don't. There's a percent of GDP phenomenon, there's a percentage of budget, and the narrative we repeatedly get, we don't spend enough as a country. Is that true? So a lot of things have changed, which we haven't noticed. Our budget for education has doubled since 2010. We now spend as much on education as we do on defense. And if you were just at Ishrat Hussein's session, he said that we're not the garrison military state anymore. Our military expenditures are slowing down. Our education and health expenditures are increasing. So pretty soon, I wouldn't be surprised if next year we're spending more on education than we are on the military. But we haven't seen the outcomes. It's not like we still have an education crisis. That hasn't changed. So increasing spending was never the problem. And this is something that Pakistanis know intuitively. It's the way you spend the money, not how much you spend. And we spend, you keep hearing, it's really funny, it's strange. We keep hearing 2%, that the government spends 2% of the budget on education. Nobody counted the provincial budgets when they told you this number. 2% is what the federal government spends. The federal government's not in charge of education, besides Islamabad and universities. If you add in the provinces, we're spending 13% of our budget on education. The US and UK spend 14%. So we would be better served with a campaign that tries to get female role models, meaningful ones in the media, than by a narrative and a slogan that wants us to double the budget. We need a local narrative to serve this problem. And most of the money being spent is ours. Donors, USAID, UK aid, 2% of spending comes from them. The money is ours, and the money and the resources and the interest to solve this have to come from Pakistan. But we need this type of interest to organize our actions and what we say about education to get there. बहुत शुक्रिया नादिया। तो यानी अगर हम आज की गुफ्तगू को समेटें तो ये मसला सादा है, मसला पैसे का नहीं है। हमारे मुल्क में अपना पैसा बहुत है जो कि तालीम की तरफ खर्च हो रहा है। मसला डिमांड का नहीं है। वालिदैन पढ़ाना चाहते हैं, चाहे देही इलाकों में हो चाहे शहरी इलाकों में हो। अगर हम स्कूल बनाएं, अपने बच्चे या बच्चियों को भेजें, अगर उनको मेयारी तालीम दें और अगर साथ उनको वो रोल मॉडल्स दें जो उनके अंदर वो इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन पैदा करें, तो ये मसला बहुत बड़ा
नहीं है। और आपकी बात से आज मुझे यही अंदाज़ा होता है। सवाल जवाब पे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल जो आप चारों से पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की बच्चियों के लिए अगर मैं कहूँ कि आपकी क्या उम्मीदें और क्या ख्वाब होंगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, तो मुख्तसरन बताइए क्या ख्वाब होंगे। आपसे शुरू करते हैं सिद्रा। मैं बेसिकली जो ख्वाब और जो चीज़ें जो लिंक बात करूँगी वो मैं अपनी गोट या अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें मैं देखना चाहूँगी मैं उनकी बात करूँगी। बाकी एज अ कम्युनिटी या एज अ कंट्री लेवल पे जो होगा वो बाकी पैनलिस्ट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे। मैं ये चाहूँगी कि मेरी गोट में और मेरे इलाके में जो है वो लोगों के लिए रोल मॉडल्स मौजूद हों ताकि उन्हें पता चले कि जो चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं वो पॉसिबल हैं। इम्पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत कम हैं। अगर उन पर मेहनत की जाए तो उनको ओवरकम किया जा सकता है। तो बेसिकली मैं सिर्फ इस बात पे ही जोर दूंगी कि बच्चियों को अपने इर्द गिर्द जो है वो रोल मॉडल्स प्रोवाइड किए जाएं। फिर ऐसे ही इलाकों से डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, सानिया सईद निकलेंगी, नादिया रबीवाला निकलेंगी और बहुत सारे लोग जो हैं वो लिटरेचर और उसके साथ साथ आगे बढ़कर आएंगे। आपका ख्वाब और उम्मीदें सानिया? हेलो। हम लोग तो अब ख्वाब तो जो देखे थे वो अब तक सच हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैं चूँकि अब इन सब से बहुत बड़ी हूँ तो मेरा ख्वाब मैं ज़रा दूर तक देख रही हूँ मैं, और शायद थोड़ा पोएटिक लगेगा, लेकिन अगर थोड़ी देर आंख बंद करके आप सोचेंगे तो जब मैं 14-15 साल की थी और मैंने मेरा दुनिया के साथ इंटरेक्शन माइनस माय पेरेंट्स जब शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी दुनिया में होना चाहिए जहाँ मैं बेखौफ ज़िंदगी गुजार सकूँ, जहाँ जब मेरा दिल चाहे मैं अपने पर फैला के उड़ सकूँ, जब मेरा दिल चाहे मैं गाना गा सकूँ, मैं अपनी दिल की बात कह सकूँ, मेरी बात सुनी जाए, और जो मैं कर सकती हूँ मुझे वो मैं दूसरों के साथ जुड़ सकूँ और दूसरे मेरे साथ जुड़ सकें, ताकि मेरा ख्वाब छोटे से ख्वाब से वो बहुत बड़ा ख्वाब बन सके। एंड इट इज़ पॉसिबल। आई हैव सीन इट इन स्पैज़म्स इन माई लाइफ। जब भी बहुत सारे लोग जुड़कर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, इट वर्क्स यार, इट हैपन्स। ये वो मुल्क है जहाँ पे ऑफ कोर्स हर कैलकुलेशंस आर स्प्लेंडेड, एंड इवन मैं भी हैरान हुई सुन के कि 13-14% of our budget is being spent on education। तो लेकिन वो एजुकेशन पे खर्च नहीं हो रहा है, वो डिपार्टमेंट पे खर्च हो रहा है, वो वहाँ से कहाँ जा रहा है पता नहीं है, you know। तो लेकिन यही लोग हैं, हमारे लोग हैं जो टैक्स भी देते हैं, जिनकी वजह से 14% वहाँ तक पहुँचता भी है, डिपार्टमेंट तक भी। वो एक इतने बड़े स्कूल का नेटवर्क भी सपोर्ट कर लेते हैं, वो एक इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भी सपोर्ट कर लेते हैं, वो एक इतना बड़ा SIUT भी सपोर्ट कर लेते हैं, वो इतने बड़ा ED सेंटर भी सपोर्ट कर लेते हैं, वो पूरी छिपा सर्विसेज भी। यही लोग हैं। वेयर इज द डेफिसिट? पैसा भी है, विल भी है, जो लोग इन चार्ज हैं वी डोंट ट्रस्ट देम, दे नीड टू बी चेंज्ड। मेरा ख्वाब है कि हम सब मिलकर इसे चेंज कर सकें। इतनी बड़ी शख्सियत के बाद उनके इतनी बड़ी बातें जो है कहने के बाद कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरा ख्वाब ये है, मैं अपना तजुर्बा एक शेयर करना चाहूँगी कि बुनियादी तौर पर मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी 50% से, अब तो दुनिया की 50% से ज़्यादा आबादी है, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाए, ये भी ख़ुद मुख्तार हो जाए अपनी हर चीज़ के बारे में। तो मैंने जब अपनी लड़कियों से अभी गुज़िश्ता दिनों ये सवाल किया था कि आप में से, मेरी क्लास में लड़कियाँ जो हैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज है वहाँ पर पढ़ती हैं, आप लोगों में से कितनी बच्चियाँ जो हैं वो मास्टर्स करना चाहेंगी? तो आधी से जो कम थी उन्होंने हाथ खड़ा किया था, बाकी ने नहीं किया था। जिन्होंने हाथ नीचे रखे थे उनसे मैंने पूछा कि आप लोग, उनसे जब मैंने इनफरादी तौर पर पूछा आप लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहती हैं,
तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, मेरे वालिदैन नहीं चाहते कि मैं इंटर से ज़्यादा पढ़ूँ। तो वहाँ मैंने उनको ये बात कही, मैं यहाँ पर फिर दोहराना चाहूँगी, मैंने उनको ये कहा था कि देखें आपके पेरेंट्स जो हैं, आपका ज़माना बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ होगा उनसे, वो अपने हिसाब से सोचते हैं। अब जिम्मेदारी आप लोगों पर भी आयद होती है कि आप उनको ये बावर कराएं जो मेरा आगे का ज़माना है उसके लिए मुझे खुद सोचने दें, खुद फैसला करने दें। आप लोगों में खुद भी ये शऊर होना चाहिए, हमारी लड़कियों में खुद भी ये शऊर होना चाहिए कि पिछले ज़माने के लोगों को अपने आने वाले जो ज़माना है उसकी इख्तियारात उनको मत दें करने के लिए। आपको असमत चुगताई साहिबा ने भी ये बात की, अभी फेसबुक पर ही मेरी नज़र से गुजरी कि हम मज़लूम भी बन जाती हैं, सारा जो है डाल देते हैं कि हमें सिस्टम ने नहीं करने दिया है। तो ख़ुद को भी ये शऊर होना चाहिए। अब ख़ास तौर पर इस ज़माने में आके हमने अपने मसाइल ख़ुद हल करने हैं, हमने अपनी जंग खुद भी लड़नी है। ख़ास तौर पर ये मैसेज जो है मैं देना चाहूँगी कि जो भी लड़कियां हैं उनके बारे में मेरा ये ख्वाब है कि वो खुद लड़ें, अब अपनी जंग जो है खुद लड़ें, खुद बाशऊर हो जाएं और ख़ुद अपने लिए मेहनत करें, कोशिश करें, अपने वालिदैन को समझाएं, अपने वालिदैन को ये बावर कराएं अच्छे तरीके से। मैंने उनको ये भी बात कही थी कि अब उनको जो है मवाफिक बनाना, उनको एग्री करवाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर बच्चियों के वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपकी जो अब तक की तालीम है उसकी बुनियाद पर उन्हें समझाएं ये बात। ये And Nadia, we'll end with you before we go for the Q&A. Okay. I'll be very concrete. There's a place for dreaming, but this problem won't be solved until each and every one of us thinks about the children around us and what's happening to them. In my household, I have, there's a woman who works in my house. I put 4 of her granddaughters in a low-cost private school, and educators. And they started saying, these little girls, they were like, हम बड़ी होके नादिया जैसे बनेंगे, हम बड़ी ऑफिसर बनेंगे, हमारे पास घर होगा, हम कंप्यूटर पे बैठेंगे, हम ऊंची पैंटें पहनेंगी. So I started, these are little girls, and I started feeling really guilty because I knew that educators was not going to get them to where I got, and I got the best in the US. I was very lucky. So I put one of them in an elite private school, and she's doing very well there. But it's something that all of us should be thinking of doing. And I was very surprised when both the school and others have told me that, this is very unusual. And this shouldn't be unusual. This should be something normal, that we believe that a child of the woman or whoever works in our house, where are they going to school? What is their future? Don't they deserve the same as our own children? What's the difference? And that's the biggest problem. And that's where our ignorance of what's happening to these children is coming from. That is how we have been so easily duped. And a final point, where girls are lagging, boys are lagging. This is not a country where education is great for boys and bad for girls. This is a problem of all children. So we can't segregate this problem. We need to think about what we're seeing in the children that we see every day. Thanks. बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। 15 मिनट हमारे पास रहते हैं सवाल जवाब के लिए। तो सबसे पहले हाथ पीछे एक आध उठे, अगर आप लोग कुछ मदद कर सके माइक ले जाए। Assalamu alaikum. We are, Ali and I, are thinking of introducing a new form of education here, much like that what you people mentioned, and it's about getting to know the personality of the children and customizing education for each and every child and providing quality education for really affordable prices so everybody gets a good quality education. And we're very happy that you spoke what you spoke, and it really helped us, and we ask for your prayers, inshallah. And I want to add that this what we see right now happening in Pakistan, this is amazing. This is amazing, and what world we are going to have in future because of your suggestions, it's going to be completely different, and we really thank you for this. Thank you. I don't have any questions, sorry.
Assalamu alaikum. First of all, I want to thank you for a really interesting discussion, and I want to thank congratulate the TCF alumni. You are both really inspirational role models, and my daughters are here today, so I'm glad that they will be able to see you. I wanted to ask about something. Sorry, मैं British born Pakistani हूँ. मेरी उर्दू सही है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है. तो जो सानिया ने बात करी थी कि about what happens after education, I was really pleased to hear the statistics that Nadia gave, that parents are not necessarily against their daughters getting an education equivalent to their sons, which is really heartening. But I wonder what happens afterwards, because so many of these women don't come into the workforce then, and it's to do with what Sania touched on, which is that we idealize this role model of a woman in society, in our popular culture, जो इतना पढ़ लिख के बस घर में बैठ जाती है, जुल्म सहती है, बेचारी हो जाती है, और उसको हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं. और जो औरत काम करती है वो विलन होती है हमेशा, वो हमेशा लड़कों के पीछे चेस कर रही है, वो जो बैठी हुई है इंतज़ार कर रही है कि डिवोर्स हो जाएगी फिर वो कर लेगी उस लड़के से शादी. ये वो उस तरह की औरत को हम लोग सोचते हैं कि वो बहुत बुरी है, बिकॉज शी इज़ आउट इन द वर्क प्लेस. एंड आई जस्ट वंडर हाउ वी कैन चेंज दोज परसेप्शंस and what you see the future as. So I will take your question and I will reposition it slightly. Yeah. That one part is the perception of it that may be created on the media, but what is important is what's happening on the ground. Are girls really victims to that degree? And perhaps more than Nadia and Sania, you would probably agree that Zateen and Sidra may be able to better comment on that. कि जो बच्चियां हैं जो अभी इनके जैसे पढ़ के आके निकल रही हैं, इनके आसपास की बच्चियों में क्या वो मजलूम नज़र आता है आपको? मुझे अपने इर्द गिर्द की जो बच्चियां हैं उनमें टैलेंट के हिसाब से किसी तौर पे कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन मैं इस बात को फील करती हूँ कि अगर उन्हें रिसोर्सेज दिए जाएं, वहाँ पे जो बैरियर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कि आपकी थिंकिंग के भी बहुत बियॉन्ड हैं, जो हम लोगों ने फेस किए और हम अपने इर्द गिर्द अभी भी देखते हैं. उनमें जितनी कमी आनी चाहिए थी उतनी कमी नहीं आई, और थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मज़ीद कमी की गुंजाइश है. तो वो बच्चियां जो हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करना, अगर मैं वो सारे चैलेंजेस बताना शुरू कर दूंगी तो शायद हमारे पास वक्त की कमी पड़ जाएगी. तो उनमें जो चैलेंजेस फेस उन्हें करना पड़ते हैं सबसे पहला चैलेंज जो है वो सोशल प्रेशर होता है. जब इस तरह के इलाकों से एक या दो लड़कियां अपने घर से बाहर निकलती हैं तो कोने में खड़े हुए बहुत सारे लोग उन्हें स्टेयर कर रहे होते हैं. ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी बेटियों और अपनी बहनों को तो घर में बिठाया होता है, और जो बच्चियां निकल रही होती हैं उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि उनके भाइयों और उनमें गैरत नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल रही हैं. दूसरा प्रेशर जो होता है कि लड़की है, इसकी शादी हो जानी है, हम लोग इसके लिए इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करें, हमें क्या मिलेगा. तो ये सोच जो है इसको भी बहुत ज़्यादा फेस करती हैं लड़कियां, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये फैसला कौन करेगा. उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट, कराची की ट्रांसपोर्ट का हाल आप सबके सामने है. बहुत सारी बसेस W11, दाता, S2, ये सब जो हैं इनकी रसाई तो कच्ची आबादी में होती भी नहीं है. लोग इसकी रसाई किस तरह हासिल कर सकते हैं. और फाइनेंस का जो मसला उन इलाकों में होता है वो तो है ही, क्योंकि वहाँ पे सब मजदूर तबका रहता है, जिनमें से हार्डली लोगों की सैलरी 20,000 से ज़्यादा होती होगी. और मेरे ख्याल से इतने मसले काफ़ी. एक जैतून की बात करने से पहले मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जो आई नो कि ये आपकी बात ज़्यादा जामे होगी, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन है ना कि ये अभी 2 जनरेशन ऑफ एजुकेटेड बच्चों से इन हाउ मेनी स्कूल्स, 1400 स्कूल्स, 2000 तकरीबन, चलें 2000 हो जाएंगे, कुछ सालों तक 2000 हो जाएंगे. तो यू नो अगर हम समझते हैं कि 2 जनरेशन 3 जनरेशन से हमें कोई बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं होगा. तभी तो हम बार बार कहते हैं कि भाई तो ये तो 1947 में करना चाहिए था, और जो था 1947 में वो भी तबाह कर दिया. तो ये आपको इतनी जल्दी तब्दीली नज़र नहीं आएगी. जो नादिया ने बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जहाँ जहाँ आपसे पॉसिबल है वहाँ वहाँ आप बच्चियों को, औरतों को सपोर्ट करें, खुद बीइंग वुमेन एंड मेन इन पर्टिकुलर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसको रियलिस्टिकली भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में ही मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये ख्वाब आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के भी जाएंगे। और सवालात की तरफ, क्योंकि मैं एक आध और हाथ देख रहा था, अगर इजाज़त तो जैतून से पहले बात सुन लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मैंने चक लिया आपका जवाब। जी बोलिए। कोई मसला नहीं है, बस मुझे ज़रा सवाल दोबारा सुनने की ज़रूरत पड़ जाती है। I'll say just really quickly, it's the completion rates of metric in Pakistan are actually, we used to have a big gap. For boys and girls, it's actually narrowed. It's very close. It's maybe 2% difference between boys and girls in completion of metric. But we do see a big gap in women and men in the workforce. So that gap is there, and it's primarily because of mobility issues and the stigmas that Sidra talked about. एक चीज़ जो है मैं इजाफा करना चाहूँगी कि जो है एक सोशल प्रेशर, और तो सब हम कराची के लोग हैं, कराची में और इसमें मसाइल जानते हैं कि हमारा मुआशरा अभी भी ख़वातीन के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। तो जो सोशल प्रेशर्स हैं, ख़ास तौर पर अभी भी हम लोग जो इंडिपेंडेंट खातून है, जो काम करने वाली खातून है, अच्छे खासे जो है पढ़े लिखे लोगों में उसका इमेज अभी भी वो अच्छा नहीं हो सका कि लड़की मास्टर्स तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही अच्छा रिश्ता आ गया, आगे उसकी इंडिपेंडेंसी पे उसको जो है ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि उसको शादी कर दी जाए, और चाहे वो कितनी ही अच्छी तालीम याफ्ता ना हो, उसको बैठकर बस घर संभालना होता है। तो ये सोच थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। इस हवाले से मैं ख़ास तौर पर बात करना चाह रही थी। जी साहब, आपका सवाल था। Accountant, and before I come to my question, first of all, I think it has been an excellent discussion. Very good points have been raised, but just would like to point out a statement that was made that 13% of GDP is being spent on education. Is Not of totally GDP, it's the budget. Of the Okay. budget, not of the GDP. Okay, 13%. Yeah, but in that case, I thought it was 13% of the GDP, but so that is not correct. But even this statement that it is more than the defense budget is also totally incorrect. The total expenditure on budget, on education, I think last year was about, in the budget was about 650 billion or so, and that includes the provincial budgets as well as federal budget. The total, when we talk about 2%, that we refer to 2% of the GDP, not the budget. So it's about, so the budget is made around 2.5% of the GDP is planned, but invariably the actual spending, because you know the entire amount is not spent, it is invariably 2%, is much lesser than the defense. So this is also one issue when we are talking about education. We need to, because in the developed countries or even developing countries, the standard is 5% of the GDP compared to 2%, 2.5%, and since last 70 years we have been spending less. And you know, our biggest issue in this country is that in this day and age, when we are in digital age, and when we are, you know, talking about artificial intelligence, when machines will do the work of people, you know, we have 40% illiterate people in this country, and nearly 75% of our population is semi-literate. So what are we talking about? Where do we stand in this day and age? We are, you know, in terms of Human Development Index, we are 147 in the world. So I think, and in terms of education, our ranking is, we are one of the top 10 worst countries in the world. So I think our education system, yes, I agree that it's not just the budget allocation. Whatever is budgeted, that also I think 70-80% is just wasted. It goes into salaries and, you know, non-productive expenditure. The real outcomes of our education are pathetic. And So- the question is, how do we change this situation? You know, Understand. yeah. So, But I just wanted to correct the Understand. situation that it is not that we are we have both the issues. The governance is the issue, our management is an issue,
and our spending, our budget is also an issue. बहुत शुक्रिया सर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. It's a question both of spending and how it's spent, and that was percentage of the budget rather than percentage of GDP. Let बिल्कुल me ठीक बात. hold on. Let me address that. The education budget this year is 860 billion rupees approximately. The defense is around 900 billion rupees. So I'm not tricking you. These numbers are the same as what Alif Ilan has, as ISAPS has done, another think tank. So these are heavily cross-checked numbers. In terms of the percent of GDP, we spend 2.8% of our GDP on education. As a measure of GDP, that's low. If you add private spending, 40% of kids in Pakistan are in private schools, that doubles our national spending. And even if you don't want to count, the thing is the GDP measure is not a good one for Pakistan. This gets a bit technical, but we don't recover enough of our GDP in the form of taxes to turn into money into our budget. So a small part of our GDP is a big part of our budget. If we want to spend more on education in a sustainable way fiscally, we need to collect more money in taxes, and not by taxing the poor through sales taxes. We need real taxes that will put more money in the budget. Until then, we're spending 13% of our budget, and you can only go so far. I forgot what other points you raised. But yes, you're right. Our literacy rates are very low in school. And we do have the second highest number of, this is what you pointed out, we're doing bad. We have the second highest number of out-of-school children in the world. What we miss is that most of these children, most of our 5 to 9-year-olds in Pakistan are enrolled. The kids who are out of school are the 10 to 16-year-olds. They're the adolescents. We can't build primary schools, enroll them in primary schools. That needs a completely different solution, which nobody is talking about. So in some places we've got the problem wrong. In some places we've got it wrong. That's just it. जी देखिए तालीम if gentlemen if अच्छा साहब if you can hold on to that because जी फरमाइए. 900 billion जो डिफेंस की बात हो रही है, that doesn't include the pension cost. If I may interrupt you असद साहब, if it is possible कि अगर हम लोग ये गुफ्तगू बाद में कर लें. जो एक्चुअल स्पेंडिंग है वो 850 बिलियन नहीं होती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जरूर होता है तो काफी मिसलीड. It's about 10 to 15% it's about higher. a question of budget allocation. देखिए तालीम मौजू माशाल्लाह वो है जो कि हम सब के दिल के बहुत करीब है, इसलिए गुफ्तगू और बहुत लंबी हो सकती है. मगर यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं वो उस बात से आगाह कर रहे हैं कि 5:45 बज चुका है, यानी वक्त पूरा हो चुका है. आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कौम के तौर पर कि इस चैलेंज से हम सब नबर आज़मा हो सकेंगे. बहुत बहुत नवाज़िश.